साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका धरती का अमृत जैविक खेती के इस एपिसोड में। हम एक बार फिर हाजिर हैं जैविक खेती के नए गुण लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों को जैविक खेती में होने वाले नए प्रयोगों से रूबरू कराते हैं, साथ ही मिलवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने अपने खेतों में जैविक तकनीक के जरिए न केवल खेती के तौर तरीकों को बदला है, बल्कि परंपरागत खेती से हटकर उसे मुनाफे के कारोबार में बदल दिया है। इस कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि आप जिस खेती को घाटे की वजह मानते हैं, उसमें जैविक तरीके से सफलता की नई कहानी लिखें। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज का ये सफ़र कैसा है। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। अगर आपने आज से जैविक खेती करने का मन बनाया है, तो आपको प्रामाणिक जैविक किसान बनने में 3 साल का समय लगेगा, जिससे जहरीली खेती से मुक्ति के साथ साथ आप जैविक खेती कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जैविक खेती को किसी लालच में नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैविक खेती से पहले साल से ही आमदनी मिलने लगे, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल ना करने से हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आमदनी और उपज की कम प्राप्ति हो। इस बात को ध्यान में रखकर जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं, जिसमें सबसे पहले क्या क्या काम करने होते हैं, आइए देखते हैं इससे जुड़ी जानकारी, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। अब बात सर्टिफिकेशन के प्रोसेस की। सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहला काम किसान को ये करना होता है कि प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन करवाना होता है। जैविक उत्पादन का प्रमाणीकरण कराने के लिए किसान को वार्षिक फसल योजना, भूमि दस्तावेज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, फॉर्म का नक्शा, सभी दस्तावेज जैविक प्रमाणीकरण संस्था को उपलब्ध कराना होता है। 1 हेक्टेयर खेत का पंजीयन करवाने के लिए किसान को निर्धारित शुल्क जमा करवाना होता है। शुल्क जमा करने के बाद संस्था आवेदक के खेत का निरीक्षण करती है। खेत के निरीक्षण के बाद सभी चीजें सही पाए जाने के बाद जैविक प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा जैविक खेती का सर्टिफिकेट दिया जाता है। कि पंजीकरण कहाँ कराएं, किस तरह से कराएं और किस तरह हम उत्पाद बेचें। तो हमारा एक पीजीएस है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, उसमें भी हम पूरे, अगर ये हम इंडिया में अपना उत्पाद बेचना चाहते हैं शुरुआती के दिनों में, तो आप हर जिला स्तर पर एक पीजीएस रजिस्ट्रेशन एक कमेटी है, वहाँ पर आप पंजीकरण करा सकते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 साल हैं, जिसको हम गैप पीरियड बोलते हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो हमें उसमें जाना पड़ेगा।
हमें पंजीकरण कराना पड़ेगा, उन खेतों के नाम, नंबर, जो भी मुरब्बा नंबर है वो देने पड़ेंगे कमेटी को, और पूरा एक मैप बनाकर देना पड़ेगा। और यदि आप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम से कम 50 लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, 40 से 50 एकड़ ज़मीन हो, और वो सभी एक ही क्लस्टर में हो। एक क्लस्टर में होगी तो उसका मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प रहती है। तो आप उस क्लस्टर में जाकर इसमें शामिल हो सकते हैं, और जो भी पंजीकरण के नॉर्म जो उनको अपनाते हुए आप पंजीकरण करवाएं। प्रमाणिक जैविक खेती में क्या है जरूरी? अगर आप केमिकल खेती से जैविक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं तो आपको जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए कुछ बातों पर अमल करना होगा। सबसे पहले जिन खेतों को आपने जैविक खेती के लिए चुना है उन खेतों में लगातार 3 सालों तक केवल जैविक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग करना जरूरी है, और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बाहर से किसी भी प्रकार का केमिकल अंश खेतों में ना पहुंच सके। जैविक खेती करने वाले किसानों को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि खेतों से मिल रही उपज का प्रमाणीकरण संस्था से समय समय पर जांच होती रहे, जिससे कि मिल रही उपज में केमिकल की मात्रा की जानकारी मिलती रहे। जैविक खेती में क्या करें इस्तेमाल? खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए गोबर से तैयार जैविक खाद, बायोगैस स्लरी, नोडेप कंपोस्ट, फास्फो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नील हरित शैवाल, अजोला का प्रयोग करना चाहिए। फसल में कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए नीम से उत्पादित दवाओं और करंज की पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। पौधों को उगने के लिए, पूरी बढ़वार लेने के लिए या पूरी पैदावार देने के लिए खादों की ज़रूरत होती है। हम जो अभी खेती कर रहे हैं जिसको हम रासायनिक खेती कहते हैं, उसमें हम रसायन के तौर पर यूरिया, डीएपी, पोटास, एसएसपी इत्यादि खाद देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के 3-4 प्रकार हैं, आप उस नेचुरल फार्मिंग से भी जा सकते हैं। जैविक खाद। देश में प्रयोग की जाने वाली जैविक खादों में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी खाद, पशुओं के नीचे का बिछावन, सूअर एवं भेड़ बकरियों की खाद तथा गोबर गैस खाद प्रमुख हैं। साधारणतया गोबर और कंपोस्ट की 1 टन खाद से औसतन 5 किलो नाइट्रोजन, 2 से 5 किलो फास्फोरस और 5 किलोग्राम पोटाश मिल जाती है। फसल अवशेष, खरपतवारों, शाक सब्जियों की पत्तियों और पशुओं के गोबर को मिलाकर केंचुओं की सहायता से बनाए हुए खाद को वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहते हैं। इस तरीके में केंचुओं की खास प्रजाति आइसिनिया फीटिडा को कार्बनिक अवशेष के ढेर में छोड़ दिया जाता है, जिसके करीब 45 दिन में वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह बनाई गई खाद मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाती है। केंचुआ खाद देखिए, जो प्राकृतिक तौर पर जिस तरह से केंचुए होते हैं इनको उसमें प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे दूसरे केंचुए भी हैं, इनको भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना गोबर नहीं खाते हैं, मिट्टी खाते हैं जो प्राकृतिक केंचुए ज़्यादा। और जिन खेतों में प्राकृतिक केंचुए मिलते हैं तो वो एक तरह से रिचार्ज का काम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जिस ज़मीन में नीचे जाते हैं दूसरे सुराख से ऊपर आते हैं। लेकिन ये इनकी क्वालिटी में जो वर्मी कंपोस्ट बनता है उनको हम प्रयोग कर सकते हैं, और उससे जो भी गोबर की खाद, पत्ते इत्यादि केंचुआ खाता है और ऊपर आके अपना एक्स्ट्रा छोड़ता है, वो सूख कर हो जाता है, वो सारा खाद को हम केंचुए की खाद बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जैविक उर्वरक। फसलों का अच्छा उत्पादन लेने में जैविक उर्वरकों का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इनमें राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर, एजोस्प्लाइरिलम, पीएसबी, अजोला, वेसिकुलर माइकोराइजा, नील हरित शैवाल, बायो एक्टिवेटर आदि प्रमुख हैं। टिकाऊ खेती एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। जैविक उर्वरक कम खर्च पर आसानी से उपलब्ध हैं तथा इनका प्रयोग बहुत सुगम है।
जैविक उर्वरकों के प्रयोग से विभिन्न फसलों की उपज में 10 से 25% तक वृद्धि होती है। इनको जैविक खेती प्रबंधन का मुख्य अवयव माना जाता है। राइजोबियम व एजोटोबैक्टर वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को यौगिकीकरण द्वारा भूमि में जमा करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। पीएसबी मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों के लिए फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं, जिससे अगली फसलों को भी लाभ पहुंचता है। इसके अलावा जीवाणु उर्वरक पौधों की जड़ों के आसपास राइजोस्फीयर यानी वृद्धि कारक हार्मोन्स पैदा करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि व विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जैविक उर्वरकों का चयन फसलों की किस्म के अनुसार ही करना चाहिए। जैविक उर्वरक प्रयोग करते समय पैकेट के ऊपर उत्पादन तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि व संस्तुत फसल का नाम अवश्य देख लें। प्रयोग करते समय जैविक उर्वरकों को धूप व गर्म हवा से बचाकर रखना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे मिलेंगे जैविक खेती करने वाली एक सफल महिला किसान से और उनसे जानेंगे कि जैविक खेती में उनकी सफलता का मंत्र क्या है। तो फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। संतोष देवी की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अनार की खेती से साल भर में 25 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। केंचुओं की खास प्रजाति आइसिनिया फीटिडा को कार्बनिक अवशेष के ढेर में छोड़ दिया जाता है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। क्या कभी किसी ने सोचा था कि चूड़ियों से भरे हाथ कभी हल या ट्रैक्टर के स्टीयरिंग भी थामेंगे? शायद ही ये परिकल्पना किसी के जहन में आई हो कि घूंघट में सिमटा चेहरा कभी समाज में अपनी एक अलग पहचान बना पाएगा। लेकिन अब देश बदल रहा है। दूसरे क्षेत्रों के साथ खेती किसानी में भी महिलाएं अपना जलवा बिखेर रही हैं। वो किसी भी मामले में पुरुष किसानों से कम नहीं हैं। महिला किसानों को लेकर आमतौर पर यही सोचा जाता है कि वो केवल खेती में मजदूरी का ही काम करती हैं। असल में ये बात सच नहीं है। इसकी गवाही दे रही है राजस्थान की प्रगतिशील महिला किसान संतोष देवी, जो जैविक तरीके से अनार की बागवानी कर लाखों की आमदनी ले रही हैं। राजस्थान में झुंझुनू और सीकर जिले की सीमा पर एक गांव है बेरी। यूं तो ये भी सामान्य गांव की तरह ही है, मगर झुंझुनू सीकर हाईवे से गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो रास्ते में शेखावाटी कृषि फार्म एवं उद्यान नर्सरी रिसर्च सेंटर का एक बोर्ड नजर आता है, जहां जैविक तरीके से अनार के फलों से लदा ये बाग है और इस बाग की मालकिन संतोष देवी हैं। संतोष देवी की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अनार की खेती से साल भर में 25 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। ये सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, तब जाकर कहीं वो आज इस मुकाम पर खड़ी हैं। जो एक महिला की मेहनत, लगन और जुनून का सबूत है। संतोष देवी ने विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित पानी के बावजूद जैविक तरीके से अनार की खेती में कमाल कर दिखाया है। संतोष देवी का यूं तो बचपन से ही खेती से नाता रहा है,
लेकिन वर्ष 2008 में उन्होंने कृषि में ऊंचाइयों को छूने की ओर कदम बढ़ाया। संतोष देवी के पति सीकर में ही होम गार्ड की नौकरी करते थे। इसमें उन्हें महीने में केवल 3,000 रुपए ही मिल पाते थे। इससे परिवार बड़ी मुश्किल से ही चल पाता था। इसलिए उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी। इसके बाद में एक कृषि अधिकारी की सलाह पर उन्होंने अपने पास के गांव करौली में लगा एक अनार का बगीचा देखा और फिर खुद अनार लगाने की शुरुआत कर दी। आज उन्होंने अपने 1.25 एकड़ खेत में अनार और मौसमी की बागवानी लगा रखी है। बागवानी के साथ साथ वो साल में 25,000 पौधों की कलम भी बेचती हैं, जिससे उन्हें साल में 13-14 लाख की कमाई हो जाती है। मैंने 2008 में अनार की जो पौध थी वो लगाई, क्योंकि पहले मेरे पति होमगार्ड की नौकरी किया करते थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम अलग हटके करते हैं। क्योंकि जो बारानी खेती है पहले किया करते थे, लेकिन उससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए हमने अनार की बगीचा लगाया 2008 में। उसमें हमने 220 प्लांट लगाए। फिर उनमें हमने 2011 में हमें उनमें उत्पादन हुआ, तो उससे जो हमें जो पैदावार मिली उससे हमें 2 लाख रुपए से ज़्यादा भी अधिक आमदनी हुई। तो हमने ये सोचा क्यों ना जो आय है वह हमारी पौधों से ही बढ़ रही है और हम अलग हटके कर रहे हैं। संतोष देवी के पास कम जमीन है। ऐसे में उन्होंने सघन बागवानी की तकनीक अपनाई है। सघन बागवानी के तहत उन्होंने अपने 1.25 एकड़ खेत में अनार की सिंदूर किस्म के 350 पौधे, मौसमी के 150 पौधे और अमरूद नींबू भी लगा रखा है। सघन बागवानी में पौधों की देखरेख का खासा ख्याल रखा जाता है। पौधों को पानी ड्रिप इरिगेशन तकनीक से दिया जाता है। इसके लिए पौधों के चारों तरफ 3 फीट का घेरा बनाया गया है। पौधों के सही विकास के लिए कच्ची फुटान पर ही कटिंग कर दी जाती है, जिससे फलों के आकार में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। उन्हें एक अनार के पौधे से 40-50 किलो के करीब फल मिल रहे हैं। वहीं मौसमी के पौधों से 30-40 किलो फल प्रति पौधा मिल जा रहा है। हमने शुरुआत में पहले 220 प्लांट अनार के लगाए थे, फिर उसी में हमने जो बीच में गैप था उसमें 150 प्लांट मौसमी के लगा दिए। और हमने नए नए इनोवेशन करने के लिए एप्पल, थाई बेर, नींबू, किन्नू, मौसमी और हर प्रकार का जो प्लांट था जो हम यहाँ अपने खेत में ही इनोवेशन करते हैं, फिर उन्हीं की पौध है वो तैयार करते हैं। इसलिए मैंने जब 220 अनार के प्लांट लगाए तो शुरुआत में मुझे 3 लाख रुपए उत्पादन हुआ। और मैंने जब शुरुआत में जो ड्रिप सिस्टम लगाया था तो शुरुआत में तो एक पाइप बिछा दी और उसके 2-2 ड्रिप ही लगाए थे। इसलिए जो हमारा पेड़ था वो ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका गोलाई बना करके इसमें हम ड्रिप लगाएं। इसलिए हमने जो पेड़ है उसके चारों तरफ गोलाई लगा के और उसमें 10-10, 15-15 ड्रिप लगा दी, जिससे कि हमारा जो पेड़ है उसमें पूरी जड़ों को नमी मिलते रहे और हमारा पेड़ है वो बढ़वार करता रहे। क्योंकि 2 ड्रिप अगर हम लगाएंगे तो एक साइड और इस साइड से गीली रहेगी और साइड से वो सूखी रह जाएगी, तो हमारा पेड़ है वो जलता जलता धीरे नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर ड्रिप सिस्टम लगाना है तो गोलाई से लगाइए, उसमें 8-9 ड्रिप लगाइए ताकि नमी पूरे पेड़ में बनी रहे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। धरती का अमृत जैविक खेती में सफर यूं ही जारी रहेगा सफल महिला किसान के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। बेटी की शादी में आने वाले प्रत्येक बाराती को 2-2 पौधे दिए। वहीं दहेज में 551 पौधे दिए। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। आज उन्होंने अपने 1.25 एकड़ खेत में अनार और मौसमी की बागवानी लगा रखी है।
बागवानी के साथ साथ वो साल में 25,000 पौधों की कलम भी बेचती हैं, जिससे उन्हें साल में 13-14 लाख की कमाई हो जाती है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती में। आइए मिलते हैं जैविक तरीके से बागवानी कर रही सफल महिला किसान से। संतोष देवी बताती हैं कि वो खुद घर की चीजों का इस्तेमाल कर जैविक खाद तैयार करती हैं, जिसके इस्तेमाल से पौधों को सही पोषण और बेहतर बढ़वार में मदद मिलती है। वो कहती हैं कि अगर खेत में रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल किया गया तो फसल और सेहत दोनों पर ही बुरा असर पड़ेगा। इसलिए कीटों से बचाव के लिए वो जैविक कीटनाशक का भी इस्तेमाल करती हैं, जिसको बनाने के लिए गौमूत्र, नीम के पत्ते, निमोली, बेलपत्र, धतूरा और लहसुन हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जीवामृत बनाएंगे, उसको तैयार करने के लिए हमें देसी गाय की बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि उस देसी गाय का जो गौमूत्र है और जो गोबर है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। जो उसका गोबर है उसके अंदर इतने हमारे जो कीट हैं वो मिलेंगे हमें, जो कि नीचे से जो जितने भी हमारे उर्वरक हैं उन्हें हमें जो कीट हैं वो दीमक नहीं लगने देंगे। अगर दीमक जिसके वहाँ लगती है वहाँ मैं चाहती हूँ कि नीम, आक है, धतूरा है वो डालें, जिससे कि दीमक बिल्कुल भी ख़राब हो जाए, नष्ट हो सकती है और हमारे पेड़ को ख़राब नहीं करेंगी। और मैं चाहती हूँ कि जब मैंने ये प्लांट लगाए तब मुझे ये इतना नॉलेज नहीं था कि मुझे कैसे क्या करना है, इसलिए हमने धीरे धीरे, मैंने और मेरे पति ने, बच्चों ने, सबने मिलके हमने हमारी खेती में ये सब कुछ सीखा है। कैसे उनकी निराई गुड़ाई करनी है, कैसे उनमें पानी देना है, कब इनमें खाद देनी है। किसान संतोष देवी चौधरी ने प्रकृति प्रेम की एक अनूठी मिसाल पेश की है। संतोष देवी ने 2017 में बेटी की शादी में आने वाले प्रत्येक बाराती को 2-2 पौधे दिए, वहीं दहेज में 551 पौधे दिए। संतोष देवी ने कहा कि दहेज का क्या देना, दहेज से तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन दहेज में पौधे देंगे तो पर्यावरण भी ठीक रहेगा, वह प्रदेश की धरती भी हरी भरी रहेगी। वृक्ष है तो कल है। दहेज नहीं दिया क्योंकि मैं चाहती हूँ दहेज देने से बच्चों का आगे भविष्य नहीं बढ़ता है, इसलिए हमने पर्यावरण को दूर रखने के लिए हमने उन्हें 551, उसके ससुर को दहेज में 551 प्लांट ही दिए थे। और जितने भी जो बाराती आए उन्हें पैसे ना दे करके 2-2 पेड़ दिए, एक मौसमी का दिया, एक अनार का दिया और एक नींबू का। अगर हर प्लांट उस किसान को दिए गए हैं तो वही जो बाराती आए थे उन्होंने यही कहा कि अगर हमें पैसे देते तो वह पैसे तो उसी समय खर्च हो जाते। और आज आपने हमें नींबू और मौसमी इनके प्लांट दिए हैं तो आज हमें जब चाहे हम नींबू लेके उनके तोड़ के खा रहे हैं। तो अब हमें हर जो बाराती है वो याद करता है, अगर ऐसी शादी में दोबारा गए तो हमें 2-2 प्लांट और मिले तो हमारा बगीचा वैसे ही तैयार हो जाए। संतोष देवी नए जमाने की किसान हैं। खेती में पारंपरिक तरीकों के साथ साथ उच्च श्रेणीय तरीके भी अपना रही हैं। वेबसाइट बनवा रखी है जिसमें अनार की खेती से जुड़ी तमाम जानकारी उन्होंने साझा कर रखी है। संतोष देवी ने कामयाबी अपनी मेहनत के साथ ही अपनी लगन, विश्वास और कौशल के आधार पर पाई है। उन्होंने अनार की जैविक बागवानी से अपने हालात को बदला, वो दूसरों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी और यही वजह है कि उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। संतोष देवी उन किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिन्हें खेती के तरीकों को बदलकर न केवल खेती से मुनाफा कमाना है बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति बदलने के साथ देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा है। ऐसे ही और कई किसान हैं इस देश में जो बदलाव को महसूस करते हुए अपने जीवन को बदल चुके हैं। आगे भी हम ऐसे ही किसानों की कहानियां लाते रहेंगे। फिलहाल अपने इस कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती में आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इन फसलों से हरी खाद बनाने में मात्र 2 महीने का समय लगता है। ये सभी कम समय अवधि वाली और तेजी से बढ़ने वाली फसलें हैं।
इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की